सुप्रभात बच्चों, मैं अरविंद सक्सेना, आपका हिंदी अध्यापक। बच्चों, आज हम समास के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, समास जिसका शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या संक्षिप्त, या हम कह सकते हैं छोटा, अर्थात शब्दों को छोटा करने की प्रक्रिया को, शब्दों को संक्षेप में लिखने की प्रक्रिया को या संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। परिभाषा देखें कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, उदाहरण स्वरूप रसोई के लिए घर। यहाँ पर कई सारे शब्द हैं, देखें 1, 2, 3, 4, तो दो या दो से अधिक ही हैं। इन शब्दों को मिलाकर के कोई एक शब्द बना दिया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को समास कहा जाता है। तो देखें, रसोई के लिए घर, एक शब्द इसका क्या बन गया? रसोई घर। परिभाषा से समझ में आ गया होगा, क्या हो गया? शब्दों को छोटा कर दिया गया है कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाने की प्रक्रिया ही समास कहलाती है। अब समास पढ़ने से पहले हमें जानना होगा कि समस्त पद क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है, इनके बारे में जानना आवश्यक है। तो देखें, समासिक प्रक्रिया के बाद बनने वाले शब्द को समस्त पद कहते हैं। अभी उदाहरण के रूप में हम समझ लेंगे कि क्या होता है समस्त पद। और दूसरा है समास विग्रह। जब समस्त पद में आए पदों को अलग अलग करके लिखा जाता है तो समास विग्रह कहलाता है। अब देखें, यहां पर एक शब्द है माखन चोर, यहां पर है माखन को चुराने वाला। जब हम शब्द को अलग अलग करके लिखते हैं, क्या हो रहा है? जब हम शब्द को अलग अलग करके लिखते हैं, माखन को चुराने वाला, ये हो गया हमारा समास विग्रह। इन्हीं शब्दों को हम जब एक साथ लिख देते हैं, मिलाकर लिख देते हैं, उसे हम कहते हैं समस्त पद। संभवतः समझ में आया होगा आपको कि समस्त पद क्या है? जब शब्दों को एक साथ लिख दिया जाता है। समास विग्रह क्या है? जब उस समस्त पद को तोड़ करके लिखते हैं या अलग अलग करके लिखते हैं, उसे हम कहते हैं समास विग्रह। ठीक है। अब इन चीजों को जानने के बाद हमें जानना होगा कि पूर्व पद क्या होता है और उत्तर पद क्या होता है। क्या होता है? पूर्व पद और उत्तर पद। प्रत्येक समास में दो पदों का होना अनिवार्य होता है। एक होता है पूर्व पद, दूसरा होता है उत्तर पद। ठीक है। पूर्व पद समस्त पद का, ये समस्ती पद है ना, अभी हमने पढ़ा था कि एक साथ मिलाकर के लिखा गया है। समस्त पद का पहला वाला शब्द या पहला वाला पद, उसे हम कहते हैं पूर्व पद, और दूसरे वाले पद को कहते हैं हम उत्तर पद। ऐसे ही माखन चोर में पूर्व पद क्या होगा? माखन पूर्व पद और चोर उत्तर पद। संभवतः ये भी आप समझ गए होंगे कि समस्त पद क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है, पूर्व पद क्या होता है और उत्तर पद क्या होता है। पूर्व का मतलब दो पहले, जो पहले वाला पद होता है उसे हम कहते हैं पूर्व पद। उत्तर का अर्थ यहाँ पर बाद में है कि जो बाद वाला पद होता है, दूसरा पद होता है, उसे हम कहते हैं उत्तर पद। इतना संभवतः आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं समास के भेद की, कि समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के 6 भेद हैं। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। इन समासों के नाम आपको याद करने हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। अब तक हमने पढ़ा कि समास की परिभाषा क्या होती है, कि दो या दो से अधिक शब्दों को, नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलाकर के एक नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं समास। और हमने पढ़ा कि समस्त पद क्या होता है? जब शब्दों को मिलाकर लिखा जाता है। जैसे हमने लिख दिया रसोई घर, ये क्या है? समस्त पद। इसको अलग करके हमने लिख दिया रसोई के लिए घर, इसे हम क्या कहेंगे? ये होगा हमारा समास विग्रह। रसोई के लिए घर, ये हमारा समास विग्रह हो गया। ठीक। हमने पढ़ा था पूर्व पद क्या होता है? जो पहला वाला पद होता है हम इसे कहते हैं पूर्व पद, जो दूसरा पद होता है इसे हम कहते हैं उत्तर पद। इतना आपको समझ में आ गया। अब समास के नाम हमने देखे थे कि 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय और बहुव्रीहि। अब हम चलते हैं समास के
पहले भेद के बारे में कि अव्ययी भाव समास क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। अव्ययी भाव समास, जिस समास का पहला पद कोई अव्यय या अविकारी होता है उस समास को अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस समास का पहला पद कोई अव्यय हो या अविकारी शब्द हो उसे हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। दूसरा क्या होता है, इस समास में पूर्व पद, अभी हमने बताया था पूर्व पद क्या होता है, पूर्व पद मुख्य होता है या प्रधान होता है, और उत्तर पद क्या होता है, वह गौड़ होता है या बदलता रहता है। तो हम कहें इसमें पूर्व पद प्रधान होता है और उत्तर पद बदलता रहता है। सबसे पहले एक शब्द आया यहाँ पर अव्यय, इसके बारे में जाने कि अव्यय क्या है। हमें पता है कि अव्यय वे शब्द जिन पर काल, क्रिया, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे शब्द जिन पे काल, क्रिया, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसे हम कहते हैं अव्यय। जैसे हमने लिखा प्रति, प्रति एक शब्द है, यह कहते हैं यह एक अव्यय है जिसको अगर हम कारक में परिवर्तन कर दें या इसका काल बदल दें या फिर वचन बदल दें, परंतु इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे प्रति का अर्थ होता है एक, ठीक है, इसका वचन बदलें या फिर कारक के साथ कुछ परिवर्तन करें, परंतु यह वही रहेगा, प्रति ही बना रहेगा। आ एक कह सकते हैं कि यहां पर अव्यय है, भर एक अव्यय है। तो ये सारे अव्यय हैं, इन पे काल, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो देखें जैसे उदाहरण के रूप में कि प्रतिदिन और प्रतिवर्ष, इन दोनों उदाहरणों को ध्यान से समझेंगे कि प्रतिदिन और प्रतिवर्ष। अभी हमने पढ़ा था कि जिस समास में पूर्व पद क्या हो, प्रधान हो या मुख्य हो और उत्तर पद बदलता रहे, तो इन दोनों समासों में हम ध्यान से देखेंगे कि पहली बात तो ये प्रति जो है अव्यय है। परिभाषा में पढ़ा हमने कि अव्यय क्या है, कि पहला पद क्या होना चाहिए, अव्यय होना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक है, पहला पद अव्यय। अब दूसरा पद गौड़ है, या दूसरी तरीके से देखें इसमें कि पहला पद मुख्य है, दूसरा पद गौड़ होता है, बदलता रहता है। तो इसमें भी प्रति पहले है, इसमें भी प्रति पहले है, पूर्व पद प्रधान है लेकिन उत्तर पद बदल रहा है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा हमारा अव्ययी भाव समास। प्रतिदिन, इसका समास विग्रह क्या होगा, प्रत्येक दिन या हर दिन। प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष या हर वर्ष। या फिर देखें यथा, यथा एक अव्यय है लेकिन इसके साथ पूरा शब्द बना है यथा समय, यथा विधि। यथा एक क्या है, यहाँ पे अव्यय है। तो पहली वाली कंडीशन हमारी यहाँ पर पूर्ण होती है कि भाई समास का पहला पद क्या होना चाहिए, हमारा अव्यय होना चाहिए। तो इसका विग्रह हो जाएगा समय के अनुसार, यथा विधि, विधि के अनुसार। इसमें भी देखें कि पहला वाला पद प्रधान हो रहा है, दूसरा पद बदल रहा है, इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं, ठीक है। या इसमें देखें आमरण, आजीवन, ये भी क्या है, आ एक अव्यय है, और यदि यह अव्यय है तो आपका समास भी अव्ययी भाव होगा। और आमरण, आजीवन, यहाँ भी देखें पहला वाला पद प्रधान हो रहा है, नहीं बदल रहा है, लेकिन दूसरा पद बदल जा रहा है, और यह हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। संभवतः समझ में आया होगा आपको अव्ययी भाव समास। तो कुछ शब्द इसके आप याद कर लें कि जहां पर प्रति आ जाए, भर आ जाए, यथा आ जाए, ठीक है, आ जाए, ऐसे शब्द जहां पर आपको दिख जाएं वहां पर मुख्य रूप से अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है। ये सब क्या है, एक अव्यय हैं, और हमें पता है कि अव्ययी भाव समास में पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है। धन्यवाद।